Whenever a CLAT aspirant tells me that they are anxious कि CLAT क्रैक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि CLAT इज योर लास्ट ऑप्शन। एंड जिन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि CLAT इज योर लास्ट ऑप्शन, उन लोगों ने जरूर स्लैट, एलिट, MHCT इन सब के बारे में सोचा होगा, इन सब के लिए प्लान किया होगा एंड इन सब के लिए ही प्रिपेयर कर रहा होगा। तो आज मैं उन सारे ही स्टूडेंट्स को जिनके पास एक प्लान बी है, उनको आज मैं एड्रेस करने वाली हूं, बिकॉज फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू इफ तुम्हारा क्लैट क्रैक नहीं होता है। एंड इसमें सबसे पहला इन द लिस्ट इज स्लैट एग्जाम, SLAT एग्जाम, जो कि सबसे ज्यादा नियर एंड अप्रोचिंग है। दैट इज सिर्फ और सिर्फ 13 दिन मिलेंगे आपको अपनी पूरी प्रेपरेशन करने के लिए, ताकि जैसे ही आपको ये समझ में आए कि आपका क्लैट एग्जाम खत्म हो गया है, तो आप उस माइंडसेट में सेट हो जाएं कि अब आपको स्लैट का पेपर देना है। हे गाइस, आई एम चिया, योर क्लैट मेंटोर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट स्लैट एंड योर एग्जैक्ट परफेक्ट प्लान टू क्रैक द स्लैट एग्जाम। तो फर्स्ट थिंग इज कि क्लैट एग्जाम में कितनी सीट्स होती हैं एंड उसके हिसाब से आपको कितने कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, एंड वहीं स्लैट एग्जाम के हिसाब से सिम्बायोसिस में कितनी सीट्स होती हैं और आपको कितने कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप डेट्स का ध्यान रखिए। देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है स्लैट के लिए प्रेप करने का। क्लैट एग्जाम इज ऑन 7 दिसंबर, स्लैट का फेज 1 इज ऑन 20th दिसंबर, दैट इज 13 डेज का बीच में आपको टाइम मिलता है। ये एक एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा काउंट करता है। इसके बाद स्लैट फेज 2 इज जस्ट 21 डेज अहेड। तो 21 डेज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 21 डेज में आप अपनी प्रेप को कैसे करने वाले हो, चलो जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्लैट और स्लैट में क्या डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं ये समझना जरूरी है। क्लैट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब क्लैट एग्जाम में अगर आप कोई भी आंसर गलत करके आते हो तो उसमें माइनस मार्किंग की जाती है, जिसकी वजह से आप तुक्का नहीं मार सकते। लेकिन स्लैट एग्जाम में फ्लिप साइड में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग को फेस नहीं करना पड़ता है। तो अगर बाय मिस्टेक आपने कोई आंसर गलत कर भी दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, विच इज वाई आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। जितने हो सकते हैं उतने तुक्के लगा के आने चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप मैक्सिमम एक्यूरेसी ला सको। यहाँ पे गेम सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का है, अटेम्प्ट तो चलो ठीक है हो ही जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप पेपर में सिर्फ वो वाले टॉपिक्स को सबसे पहले उठा के कंप्लीट कर लो जो आपके लिए इजियर है, जो आपको मालूम है कि आपसे बन ही जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। क्लैट एग्जाम देने के बाद अगर आपका स्कोर या जो भी है उसकी वजह से आपको बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है शायद आप नहीं कर पाए या कुछ भी, जो भी आपको फील होता है, आपके फ्रेंड के ज्यादा मार्क्स आ गए, कुछ भी, जेलेसी, एंगर, गिल्ट, जो भी फील हो रहा है, इन सब चीजों से आपको रिकवर करना पड़ेगा। अगर आप इनसे रिकवर नहीं करोगे तो आप एक दूसरे बर्डन को लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, एंड उसके बेसिस पे आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मेंटल रीसेट करो, अपने आप को बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे को क्लैट से कोई भी फर्क पड़ता है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सेकेंड चांस के बारे में सोचना है जो भगवान ने मुझे दिया है, एंड दैट इज द स्लैट एग्जाम। रिव्यू करो अपनी परफॉर्मेंस। कैसे रिव्यू करोगे अपनी परफॉर्मेंस? अपनी जो क्लैट की परफॉर्मेंस है, अपना पेपर चेक करो, उस पेपर को इग्नोर मत करो। ऐसा मत करो कि यार मेरा स्लैट बिगड़ जाएगा अगर मैंने क्लैट का रिजल्ट देख लिया, नहीं। अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करो, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मैं रीडिंग में अच्छा नहीं हूँ, क्या रीड करके गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, क्या ये गलतियां मुझसे स्लैट में भी हो सकती हैं। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करो। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो तो आप अपनी गलतियों से सीख पाते हो। तो नेक्स्ट थिंग इज कि एक इंटेंसिव स्लैट प्रेपरेशन का आपको एक फेज बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज फ्रॉम डे 4 टू डे 10, दैट इज December 10 टू December 16। इसमें आपको सबसे पहला एक्ट जो करना है वो है कि आपको एक मॉक देना है। इस मॉक की, मतलब जो एक परफेक्ट मॉक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन इस मॉक को आप तभी दीजिएगा जब आप क्लैट के डिप्रेशन से उभर चुके हो। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर क्लैट डिप्रेशन, आप इस मॉक को दीजिए। इस मॉक में जो भी गलतियां हुई हैं उसका स्कोर मैटर ही नहीं करता है। जो भी गलतियां हुई हैं उसको एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए एंड समझ लीजिए कि ये गलतियां मेरी वापस से नहीं रिपीट होनी चाहिए।
अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। जो भी बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे आपको क्या क्या बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे मैं आपको क्लियर बताती हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग पे अगर आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनालिटिकल रीजनिंग के सारे ही टॉपिक्स की लिस्ट ये रही। इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, इन सारे ही टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है, एंड देन ओनली यू कैन मूव पास्ट इट। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको ये समझना पड़ेगा इस तरीके के होते हैं। अगर ये टाइप के क्वेश्चंस आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी से इनके बेसिक्स पढ़ो एंड इनके बेसिस पे थोड़े बहुत सेक्शनली प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इंग्लिश इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, क्योंकि जो आपने क्लास में पढ़ा था दैट विल वर्क फॉर यू। जनरल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आता है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके आता है। तो जिनने ऑलरेडी स्टैटिक जीके पढ़ रखा है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा। एंड लीगल रीजनिंग में जितना आपने क्लैट के लिए पढ़ा है उतना इनफ होता है। लीगल रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। सो कौन कौन से प्रैक्टिस हैवी हो गए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। कौन कौन से बेसिक्स हैवी हो गए? सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा? एनालिटिकल रीजनिंग। इस तरीके से आपने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट थिंग इज कि फाइनल मॉक टेस्ट का आपको एक ड्रिल करनी पड़ेगी एंड दैट इज 17th 18th एंड 19th। अब आपने जो भी पढ़ लिया है, अब आप कुछ भी नया मत पढ़िए, एटलीस्ट जब तक फेज 1 का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक मॉक देना है। एक एग्जाम कंडीशन अपनी खुद की बना लीजिए जिसमें आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, आपके पेट्स अलग हैं, पेरेंट्स अलग हैं और आप एकदम अकेले बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें अपनी परफॉर्मेंस को समझिए और अपनी जो रजिस्टर में आपने फर्स्ट मॉक के बारे में लिखा था वैसे ही आप सेकंड मॉक के बारे में लिख लीजिए। अपनी गलतियां समझिए एंड उनसे सीखिए, उनको रिपीट मत कीजिए। थर्ड मॉक में अब आपको ये ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम हो, जितना आप कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है अगर उसका बेसिक, तो आपको वो कंप्लीटली बनना चाहिए, एब्सोल्युटली मतलब 100% बनना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए लास्ट मॉक देने वाले हैं, जिसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप जो पिछले 3 मॉक आप दे चुके हो उनमें से एक भी मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। आपकी बहुत हाई एक्यूरेसी होगी एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद आप 20 दिसंबर को अपना स्लैट का एग्जाम देने जाएंगे। स्लैट एग्जाम देने के बाद जो आपका एक थोड़ा सा टाइम बचेगा, स्लैट एग्जाम जो 20 दिसंबर को है उसको देने के बाद जो आपके पास 7 दिन होंगे, उन 7 दिनों में आपको क्या करना है? उसमें जो भी कोई क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं या कोई क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है आपसे नहीं बने, या कोई क्वेश्चन जिसमें आप फंस गए, या कोई क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, इन सारी चीजों को अटेम्प्ट करना है। एक बार घर आके स्लैट का पूरा पेपर फिर से अटेम्प्ट करना है एंड उसके बाद 2 और मॉक्स देने हैं स्लैट के एंड फिर 28 का पेपर लिखना है। अगर आपको इस दौरान ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे हो, या फिर तो एनालिटिकल रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, या फिर रीडिंग अच्छी नहीं हो पा रही, तो उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करनी है। कैसे करोगे वो चीज? बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। रीडिंग नहीं करते बन रही है, रीडिंग की स्पीड बहुत कम है, न्यूज़पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो, नॉवेल्स रीड करो, एऑन एसेज रीड कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग नहीं है, जाके बेसिक्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो। लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिस करो। बेसिक्स को एक बार देख लो कि हो सकता है कि तुम किसी वर्ड को किसी और वर्ड से मिक्सअप कर दे रहे हो एंड जिसकी वजह से तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं आ रही। लीगल रीजनिंग के सारे बेसिक्स रिवाइज कर लो एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा तुमको कुछ करना ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तुमने पूरा अपना 100% दिया तो जो 20th वाला पेपर है उसमें तो तुम अच्छा करोगे ही, लेकिन 28th वाले पेपर में तुम एब्सोल्युटली शाइन करने वाले हो। तो don't worry about anything else, just focus on your preparation and if you need any help from me, just comment and I'll answer them, I swear.